Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed the concept of provisions and reserves. Any doubt in that? No, sir. No, sir. Okay. Uh, let's clarify it further with the help of this example. Suppose gross profit is rupees 1 lakh. Indirect expenses rupees 40,000. Provision for doubtful debts created 10,000 and transfer to reserve rupees 20,000. Now, how will these be shown in financial statements? I told you that technically when reserves are to be created, another account is also prepared called profit and loss appropriation account. पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख क्रेडिट साइड पे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे दिखा देंगे, टोटल हमें दिया हुआ है 40,000. ठीक है. Provision for doubtful debts will come in profit and loss account. Provisions come in profit and loss account. ठीक है. So to provision for doubtful debts 10,000. अब प्रॉफिट कितना बचा? 1 लाख में से 40,000 एक्सपेंसेस और 10,000 प्रोविजन लेस करके हाउ मच प्रॉफिट इज लेफ्ट? 50,000. 50,000. 50,000. उसे हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर देंगे. प्रोविजंस को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे जितने भी अमाउंट दिखाते हैं दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज उनसे प्रॉफिट का अमाउंट कम होता है. अगर सपोज ये हमने प्रोविजन 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई होती तो प्रॉफिट कितना होता? 60,000. 60,000. लेकिन प्रोविजन की वजह से वो 10,000 और कम हो गया 50,000, इसलिए इसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे वट एवर अमाउंट्स आर शोन दे आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट. Provisions are also charge against profit because they are shown in profit and loss account. यहां से फिर ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है. 50,000 आ गया क्रेडिट साइड पे. रिजर्व्स आर क्रिएटेड थ्रू दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसमें दिखाया टू रिजर्व 20,000 जो क्वेश्चन में दे रखा था. अब बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होगा 30,000. इज दिस क्लियर? Yes, sir. So इनकम what does appropriation mean here? एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 50,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से 20,000 हम रिजर्व में रख रहे हैं यानी रिटेन करके रख रहे हैं बिजनेस में, और बाकी का 30,000 हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं ओनर की. तो ओनर अब विड्रॉ करना भी चाहे तो 30,000 विड्रॉ कर पाएगा कैपिटल में से. ये 20,000 वाला वो डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकता बिकॉज उसकी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ. दिस रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और कैन बी यूज्ड टू मीट फ्यूचर अननोन कंटिजेंसीज. क्लियर? Okay, sir. सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें पता है इनकम टैक्स पे करना प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी है. तो इनकम टैक्स प्रोप्राइटर पे कैलकुलेट करेगा और पे करेगा कौन से अमाउंट पे? नेट प्रॉफिट वाले अमाउंट पे 50,000 पे. ठीक है. जो भी इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होंगी उसके लिए अकॉर्डिंगली he or she will calculate the income tax on 50,000 rupees net profit in this case, और उस पे जो भी इनकम टैक्स पेबल होगा 50,000 को अपनी इनकम में लेके अकॉर्डिंगली ही और शी विल पे द इनकम टैक्स. इसलिए हम ये भी कहते हैं दैट प्रोविजंस आर टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, क्योंकि प्रोविजन का अमाउंट लेस होने के बाद जो प्रॉफिट आया उस पे टैक्स लग रहा है 50,000 पे, 60,000 पे नहीं लग रहा. लेकिन रिजर्व्स आर नॉट टैक्स डिडक्टिबल बिकॉज 50,000 पे तो टैक्स लग गया ना. रिजर्व का 20,000 उसी 50,000 में से है. मतलब जो रिजर्व में अमाउंट गया और जो कैपिटल में ट्रांसफर हुआ
उस पे टैक्स पे होगा, इन दोनों पे होगा, रिजर्व वाले पे भी और प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल पे भी, ठीक है, क्योंकि 50,000 पे टैक्स लगेगा और 50,000 में ये दोनों आ जाते हैं, 20,000 भी और 30,000 भी. इज दिस क्लियर नाउ? Yes, Yes, sir. sir. Differences between provisions and reserves we had discussed yesterday. Now let's come to types of reserves. Reserves can broadly be of two types: revenue reserves and capital reserves. क्या होते हैं ये अभी डिस्कस करेंगे. रेवेन्यू रिजर्व्स फर्दर ऑफ टू टाइप्स, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स. रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स आर रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस. रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से जो अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया वो रेवेन्यू रिजर्व. जैसे अभी हमने ये एग्जांपल देखा था, प्रॉफिट में से 50,000 के प्रॉफिट में से 20,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. दिस इज अ रेवेन्यू रिजर्व. क्लियर? Yes, sir. कैपिटल रिजर्व होता है वो जो कैपिटल गेन में से बनाया जाता है. सपोज कोई मशीन आपने बेची, कोई एसेट बेचा और बेचने पे गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट. उस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. So capital reserves are created out of gains or profits which are not earned in regular course of business. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So reserves created out of capital gains. For example, profit on sale of fixed assets, profit on revaluation of fixed assets, etc. These are capital reserves. अब रेवेन्यू रिजर्व्स की सब कैटेगरीज, जनरल रिजर्व, ऑल्सो कॉल्ड कंटिंजेंसी रिजर्व, ऑल्सो कॉल्ड फ्री रिजर्व, प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन द बिजनेस टू मीट एनी फ्यूचर कंटिंजेंसीज एंड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस. दीज आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स. मतलब इनमें से अगर चाहें तो ओनर के कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनर को भी अमाउंट दे सकते हैं जनरल रिजर्व्स में, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है. क्लियर? Yes, sir. दूसरे होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व. नाम से ही पता चल रहा है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं. रिजर्व क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली. फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. बिजनेस स्टडीज में आपने डिबेंचर्स पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या होते हैं डिबेंचर्स? So they are a kind of loan. Yes, taken by the company from general public, है ना? तो उनको रिडीम भी करना होता है, यानी रीपे भी करना होता है ऑन मैच्योरिटी डेट. उनकी मैच्योरिटी के लिए पैसे कहां से आएंगे? जब डिबेंचर इशू किए कंपनी ने, उस टाइम तो वो पैसे कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में. अब जब उन्हें रिडीम करना होगा मैच्योरिटी पे, तो कंपनी के पास पैसे कहां से आएंगे? उसके लिए जनरली कंपनीज क्या करती हैं, हर साल प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन डिविडेंड रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करती रहती हैं, जिससे कि रिडेम्पशन डेट तक उस रिजर्व में इतना अमाउंट कलेक्ट हो जाए जितने के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं. तो ये एक स्पेसिफिक रिजर्व हो गया. दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, कि अगर किसी वर्कर को चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तो उन्हें कॉम्पेंसेशन देने के लिए कई बार फर्म्स रिजर्व बना के रखती हैं कि उन्हें कॉम्पेंसेशन उस रिजर्व में से, उस फंड में से दे देंगे. जनरल एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Capital reserves, as we discussed, reserves created out of capital gains. Such reserves are generally not available for distribution as dividend. इनके अमाउंट को ओनर के कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते.
कैपिटल रिजर्व्स कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। अगर कोई कैपिटल लॉस हो गया, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसको हम कैपिटल रिजर्व के थ्रू राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, ये पढ़ा है आपने बोनस शेयर्स बिजनेस स्टडीज में? No, sir. शेयर्स पढ़ा है? Yes, Yes. sir. इक्विटी शेयर्स पढ़ा है ना? तो कई बार Yes. कंपनी क्या करती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत सारे ओनर होते हैं, और जितना जितना जिसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड देयर शेयर कैपिटल। कई बार कंपनी बिना पैसे लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स इशू कर देती है फ्री में। कब करती है? जब उसके पास बहुत सारे रिजर्व्स इकट्ठे हो चुके होते हैं, तो वो रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर करके शेयर कैपिटल में, और विदाउट टेकिंग एनी फर्दर अमाउंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर्स इशू कर देते हैं। सच शेयर्स आर कॉल्ड बोनस शेयर्स। तो कैपिटल रिजर्व्स बोनस शेयर इशू करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. सो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, एनी डाउट? No? Okay, good. So now we move on to the next chapter, which is bills of exchange. ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। सपोज वी हैव सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट, व्हाट एंट्री डू वी पास? So customer Customer account debit debit to sales account. कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नाउ वन वे इज वी डू नॉट टेक एनीथिंग इन राइटिंग फ्रॉम दैट कस्टमर। After 2-3 months, whatever period we have allowed the customer, he or she pays us the amount, and when we receive the amount, what entry do we pass? cash account debit to customer account. Yes, ठीक है। अब इन दोनों एंट्रीज के बीच की एक स्टेज डिस्कस करते हैं। सपोज आपने गुड्स बेचे क्रेडिट पे, आपने एंट्री कर दी कस्टमर डेबिट टू सेल्स, ठीक है। लेकिन to be more sure that the customer will pay the amount, आपने स्टैम्प पेपर पे लिखवा के उससे साइन करवा लिया कि भाई आप पेमेंट करोगे इतने अमाउंट की। सपोज हमने रोमिल को 10,000 के गुड्स सेल किए, तो हमने एंट्री कर दी रोमिल डेबिट टू सेल्स 10,000। लेकिन रोमिल से हमने साइन करवा लिया एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दैट he will pay us a sum of rupees 10,000, let us say on 1st of December. Now this instrument will be called a bill of exchange. जो हमने साइन करवा लिया एक स्टैम्प पेपर पे लिख के, this instrument will be called a bill of exchange. What will it be called? Bill of Bill of exchange. तो जब हमने ये लिखवा लिया, अब हम एक एंट्री करेंगे, और एंट्री हम क्या करेंगे? हमारे लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल है, क्योंकि इसके पैसे हमें मिलने हैं। रोमिल के लिए वो बिल्स पेबल है, क्योंकि उसने उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोमिल। तो रोमिल का अकाउंट क्लोज हो गया, उसकी जगह बिल रिसीवेबल अकाउंट आ गया। ये भी एसेट्स में ही आता है, बिल रिसीवेबल भी, ठीक है। तो डेटर की जगह बिल्स रिसीवेबल आ गया, बस इस एंट्री से ये फर्क पड़ा। 1 दिसंबर को जब हमें वो पेमेंट दे देगा, तब हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मतलब हमें पैसे मिल गए, किस चीज से मिल गए? जो बिल रिसीवेबल था हमारा, उसके बदले में मिल गए। यहां तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. So bill of exchange is simply a document, a written document
with the signature of the seller and buyer for payment of a certain amount on a specified date. That is bill of exchange. Concept clear हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 दिसंबर को हम वो डॉक्यूमेंट जो था वो रोमिल को दे देंगे कि भाई देखो एक तुमने पेमेंट करनी थी, लो पेमेंट दे दो और ये लो ये डॉक्यूमेंट अब तुम बेशक डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है? पेमेंट मिलने के बाद डिस्ट्रॉय करना है या जो भी करना है हम उसे हैंड ओवर कर देंगे और पेमेंट ले लेंगे. नाउ लेट्स कम टू डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये लॉ है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कवर करता है, जिसके अंडर कवर होते हैं. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. ठीक है? ये जितने भी लॉ होते हैं इनमें लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल होती है, तो इसलिए सिंपल सी बात को थोड़ा लेंदी वे में कहा जाता है. वो इसलिए कहा जाता है ताकि कहीं कुछ लूप होल ना छूट जाए, इसलिए. तो इसको समझते हैं पहले. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. राइटिंग में होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया. अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, कोई कंडीशन नहीं लगती उसमें, अनकंडीशनल. साइंड बाय द मेकर, सेलर जो बना रहा है वो उसमें ऑर्डर लिख रहा है दैट यू हैव टू पे मी अ सम ऑफ रुपीज 10,000 ऑन 1 दिसंबर. ठीक है? टू पे अ सम ऑफ मनी, ठीक है, उसमें अमाउंट भी लिखा होता है कि कितना अमाउंट पे करना है. Is the definition clear? Yes, sir. Characteristics or features. First, as we discussed, it must be in writing. ठीक है? Oral नहीं होता, in writing होता है bill of exchange. It must contain an order. किस चीज का order? To make payment. The order must be unconditional. Very important. ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास हो पैसे तो दे देना, वो तो कंडीशनल हो गया. तुम्हारा मन हो तो दे देना, नहीं, वो कंडीशनल हो गया. ठीक है? सो इट शुड बी अनकंडीशनल कि देने ही हैं पैसे, इस डेट पर इतना अमाउंट आपने हमें देना है. द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट. डेफिनेट अमाउंट उसमें लिखा होना चाहिए. डेट ऑफ पेमेंट शुड ऑल्सो बी रिटन विच शुड बी फिक्स्ड. इट मस्ट बी साइंड बाय बोथ मेकर एंड एक्सेप्टर. जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, मतलब जिसे पैसे मिलने हैं, उसे हम मेकर या ड्रॉअर भी कहते हैं. और जिसने पेमेंट करनी है बाद में, उसको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ वो पेमेंट करेगा बाद में. या उसको ड्रॉई भी कहते हैं. क्लियर? Yes, sir. The amount mentioned in the bill is payable either on demand or on expiry of a fixed period. The amount is payable either to the bearer of the bill or to a specified person or to his order. Bearer का मतलब होता है कि हमने अगर उसमें लिख दिया pay to the bearer, इसका मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज हम किसी के भी हाथ में दे दें, जो भी उसे प्रेजेंट करेगा एक्सेप्टर के पास, एक्सेप्टर उसको पेमेंट दे देगा. और अगर उसका नाम लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि किसको पेमेंट करनी है, तो फिर एक्सेप्टर उसी पर्सन को पेमेंट करेगा जिसका नाम लिखा हुआ है, फिर बियरर को नहीं करेगा. अगर और कोई आ जाता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके उसके पास. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. It bears stamps according to its amount or is drafted on a stamped paper of the court. जुडिशियल स्टैंप लगती है कुछ किसी डॉक्यूमेंट पे, तो वो उस डॉक्यूमेंट की लीगल वैलिडिटी बढ़ जाती है. ठीक है? तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प पेपर पे बनते हैं. आपने कई बार सुना होगा ना, जब कई बार कोई कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे, तो क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टैम्प पेपर पे जब कोई बात लिखी जाती है, साइन किए जाते हैं, उसको
गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवाया जाता है, नोटरी पब्लिक कहते हैं उन्हें, देन इट्स लीगल वैलिडिटी इंक्रीजेस। फीचर्स क्लियर? Excuse me, sir. जी। Sir, when we sell goods on credit, then we make a debit note. Sir, so what is the need of bills of exchange? बिकॉज डेबिट नोट इज, नहीं, डेबिट नोट हम कब बनाते हैं? जब गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे, तब थोड़ी बनाते हैं। डेबिट नोट हम तब बनाते हैं जब क्रेडिट पे परचेज किए हुए गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को, तब बनाते हैं डेबिट नोट। ऐसे ही जब जो गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल किए थे, हमारा कस्टमर रिटर्न करता है वो गुड्स, तब हम बनाते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है? Okay, sir. पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं तो हम इनवॉइस बनाते हैं। तो इनवॉइस अगर बना हुआ है तो व्हाट इज द नीड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज इनवॉइस इज नॉट मेड ऑन अ स्टैम्प पेपर। तो स्टैम्प पेपर पे ये बनाने से, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने से, उसकी लीगल वैलिडिटी बढ़ जाती है। क्लियर? Yes, sir. पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हु ऑल आर इन्वॉल्व? ये लिख लो, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पार्टी इज ड्रॉअर, DRAWER। इसको हम सेलर भी कह सकते हैं, क्रेडिटर भी कह सकते हैं। क्रेडिटर किसके लिए? बायर के लिए तो ये क्रेडिटर हो गया ना, जो खरीद रहा है कस्टमर, उसके लिए। द सेलर और क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी हु गेट्स द बिल एक्सेप्टेड बाय द एक्सेप्टर। जिसने पैसे लेने हैं, जिसको पैसे मिलने हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉअर। रिटर्न? Yes, sir. Second is acceptor, also called drawee, is the customer or the debtor or the payer, ये भी कह सकते हैं इसे, मतलब जो खरीद रहा है गुड्स उधार पे। The purchaser or the debtor on whom the bill is drawn and who is liable to pay the amount mentioned in the bill accepts that he will make the payment of the bill on the due date and returns the bill to the drawer after signing it। मतलब जिसने पेमेंट करनी है, जिसने पैसे देने हैं। ठीक है? एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही और शी इज एक्सेप्टिंग टू मेक पेमेंट ऑन अ फ्यूचर डेट बाय साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? Yes, sir. लिख लो ये भी। रिटर्न? Yes, sir. थर्ड इज पेई। पेई मतलब द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड। कौन होगा पेई? Drawer. जनरली इट विल बी द ड्रॉअर। ठीक है? तो बट देर आर अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एंड इन मोस्ट केसेस इट इज द ड्रॉअर, if he retains the bill till the date of maturity। ड्रॉअर ने बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास ही रखा मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी पे उसकी पेमेंट ले ली, तो ये ड्रॉअर ही पे ही हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी, बैंक से एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं
लोन की बाय द नेम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या ये फैसिलिटी होती है, पहले वो समझते हैं। सपोज हमारा बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो हमने 10,000 रुपीज का जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो बैंक में हम लेकर गए। इसके 3 महीने बाद सपोज हमें पैसे मिलने हैं, आफ्टर 3 मंथ्स। बैंक को हमने कहा कि जी हमें पैसों की अभी जरूरत है, आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर दो। तो क्या होगा, बैंक वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लेगा और 10,000 रुपीज में से इंटरेस्ट का अमाउंट अपना काट के, उसे कहा जाता है इस केस में डिस्काउंटिंग चार्जेस। जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। सपोज बैंक ने कहा 200 रुपए हम डिस्काउंटिंग चार्ज लगाएंगे, इस पे इंटरेस्ट काटेंगे, तो 9,800 रुपीज वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आज की डेट में। अब इसमें सेलर का क्या बेनिफिट हुआ कि जो अमाउंट उसे 3 महीने बाद 10,000 मिलने थे, आज ही उसे 9,800 मिल गए। 200 का उसने लॉस उठाया, किस लिए कि 3 महीने पहले ही पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक्सपेंस हो गया उसका 200 रुपीज। ठीक है, तो एक तरह से 10,000 रुपए का लोन ले लिया उसने बैंक से, जिसपे 200 रुपए इंटरेस्ट कट गया। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। अब बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी अर्निंग है, उनका काम ही है पैसे डिपॉजिट्स लेना कम इंटरेस्ट रेट पे और आगे लेंड करना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो वो लेंड कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो 200 रुपए की उनकी अर्निंग हो रही है। 3 महीने बाद बैंक जाकर एक्सेप्टर से पेमेंट ले लेगा 10,000 रुपए की। अभी उन्होंने 9,800 दिए ड्रॉर को, लेकिन 3 महीने बाद उन्हें एक्सेप्टर से पूरे 10,000 मिल जाएंगे, तो 200 रुपए का उनकी अर्निंग हो गई इंटरेस्ट की या डिस्काउंटिंग चार्ज की। क्लियर? यस सर। So if the drawer had got the bill discounted with the bank, then payee will be bank, क्योंकि ड्यू डेट पे एक्सेप्टर पेमेंट किसको करेगा? बैंक को करेगा। क्लियर? यस सर। There is another possibility. Suppose 10,000 रुपीज का बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास है और हमने किसी अपने सप्लायर को 10,000 की पेमेंट करनी है, वो भी हमें 3 मंथ्स का क्रेडिट देने को तैयार है। हमने अपने कस्टमर को 3 मंथ्स का पीरियड दिया हुआ है क्रेडिट का, हमारा सप्लायर हमें भी 3 मंथ्स का पीरियड देने के लिए तैयार है पेमेंट का 10,000 के लिए, सेम अमाउंट के लिए। व्हाट वी कैन डू इज, जो कस्टमर से हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आया हुआ है, हम उस पर लिख देंगे एंडोर्स्ड टू, आगे सप्लायर का नाम, और साइन करके सप्लायर को दे देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने वो बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 रुपए का सप्लायर को दे दिया। अब ड्यू डेट पे सप्लायर एक्सेप्टर से 10,000 रुपए ले लेगा डायरेक्टली। हमारी तरफ से दोनों का अकाउंट क्लियर हो गया, क्लोज हो गया। इज इट क्लियर? सर जो सप्लायर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा फिर वो हमें दे देगा? नहीं, वो ड्यू डेट जिसके पास भी बिल होगा, जैसे बैंक से हमने डिस्काउंट कराया तो ड्यू डेट पर बैंक वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टर को दे देगा और एक्सेप्टर से पेमेंट ले लेगा उसकी। अगर हमने बिल एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो जिसको हमने एंडोर्स किया है, सप्लायर को इन दिस एग्जांपल, वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट पे एक्सेप्टर को दे देगा और उसकी पेमेंट एक्सेप्टर से ले लेगा। ओके सर। ठीक है, सो if the bill is endorsed to a third party, the endorsee becomes the payee. Clear? Yes sir. Advantages of bill of exchange: helpful in purchase and sale of goods on credit, valid document in the eyes of law, discounting facility provided by the banks as we just discussed. Endorsement is also possible. We can endorse a bill of exchange received from someone to someone else. Relief from sending reminders as date of payment is fixed and written on the bill of exchange.
The seller knows the time when he would receive the money and can plan his cash operations accordingly. Convenient means of making foreign payment as it avoids the trouble and risk of transmitting the foreign currency from one place to another. क्योंकि इसकी जो जनरली पेमेंट होती है वो बैंक टू बैंक हो जाती है डायरेक्टली. ठीक है, सपोज हमने कुछ इंपोर्ट किया, तो जिससे इंपोर्ट किया है फॉरेन सप्लायर से, उसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, वो अपने बैंक में डिपॉजिट कर देगा, उसका बैंक हमारे बैंक से अमाउंट सीधे ले लेगा ड्यू डेट पे. सेविंग ऑफ वियर एंड टीयर इन करेंसी, क्योंकि करेंसी यूज नहीं हो रही, बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफर हो रहा है तो. द परचेजर गेट्स टाइम टू मेक द पेमेंट. क्लियर बेनिफिट्स? Yes, sir. Then Sir, next, if the acceptor is failed to pay the amount at the time, then जैसे चेक डिसऑनर हो जाता है उसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाएगा. फिर उसे हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे चेक डिसऑनर को ट्रीट करते हैं. मतलब वो फिर से हमारा डेटर बन जाएगा एक्सेप्टर. okay, sir. ठीक है. इसी से रिलेटेड एक और डॉक्यूमेंट होता है प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रैक्टिकली. डिफरेंस क्या है? सपोज आपने किसी से 10,000 रुपीज लेने हैं. पहला तरीका है आप लिखो दैट यू हैव टू पे मी अ सम ऑफ रुपीज 10,000 ऑन दिस डेट और साइन करो, उससे भी साइन करवा के अपने पास रख लो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया. सेकेंड वे इज you ask that person only to write that I promise to pay you a sum of rupees 10,000 on this date और फिर साइन करवा के उससे रख लो अपने पास. तो वो हो गया प्रोमिसरी नोट. ओनली डिफरेंस क्या आया कि लिख कौन रहा है. अगर ड्रॉर लिख रहा है कि तुमने मुझे इतने पैसे देने हैं और फिर साइन करा के रख रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर एक्सेप्टर अपनी तरफ से लिख के दे रहा है आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज दिस मच ऑन दिस डेट, देन इट इज अ प्रॉमिसरी नोट. क्लियर? Yes, sir. अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट. करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं है. अगर आप देखोगे जितने भी करेंसी नोट होते हैं, कोई भी उठा के देखना, चाहे 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, कितने का भी हो, उस पे गवर्नर ऑफ आरबीआई ने प्रॉमिस किया हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज. ठीक है, लेकिन इसीलिए यहां पे क्लैरिफाई कर दिया गया डेफिनेशन में कि उसकी बात नहीं कर रहे हम. तो करेंसी नोट या बैंक नोट इसमें नहीं आते. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. Clear? Yes, sir. Features, again it must be in writing. There must be a promise to pay a sum of money. Promise must be unconditional. Amount should be specified. It must be signed by the promiser. इस केस में मेकर ऑफ द बिल कौन है? एक्सेप्टर. बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर ऑफ द बिल कौन होता है? ड्रॉअर. द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन्ड इन इट. इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, मतलब ये भी स्टैम्प पेपर पे बनता है. क्लियर? Yes, sir. In case of bills of exchange, the seller or payee makes the bill, while in case of promissory note, purchaser or payer makes the note. For accounting purposes, no distinction is there between bill of exchange or a promissory note. क्वेश्चन में हमें वर्डिंग दे रखी हो बिल ऑफ एक्सचेंज, चाहे वर्डिंग दे रखी हो प्रॉमिसरी नोट, हमारी एंट्रीज सेम रहेंगी. ड्रॉअर की बुक्स में बिल रिसीवेबल रहेगा वो, एक्सेप्टर की बुक्स में बिल्स पेबल रहेगा वो. क्लियर? Yes, sir.
We stop over here for now. Any doubt up to here, anyone? No? Okay, thank you. Thank you, sir.